नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को आज के दिन इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। आज के दिन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हाउस और पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी आग लगी हुई, जला दिया गया है उसे। और उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर की बीवी भी जल के राख हो गई। तो एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह सोशल मीडिया बैन होना, या फिर इसके पीछे कई वजूहात हैं? आज की इस वीडियो में जानते हैं। 8 सितंबर 2025 को बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं रास्तों के बीच में और वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं। लोग थे, ज्यादातर उनमें से ना बूढ़े थे और ना बच्चे, ज्यादातर 12 से 20 साल के दरमियान के लोग थे, 15 से 20 से 22-25 साल के दरमियान के लोग, जिनको कहा जाता है जनरेशन जी। मंडाला से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक का ये सफर कैसा रहा? सब पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से पुलिस तैनात कर दी जाती। और फिर क्या होता है ये आप यहीं पर पुलिस वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करने लगती है। ही उसी जगह पर पुलिस और लोगों के दरमियान लड़ाई देखने को मिलती है। ये लड़ाई देखते देखते तो कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो सबको हैरान कर देता है। वहां की पुलिस सब पर सीधे फायर करती है, सीधी गोलियां चलाती है, और वो कोई रबर की गोलियां नहीं होती, वो बल्कि असली बुलेट फायर जो पिस्टल और गनों से निकले हुए होते हैं। साथ 19 प्रोटेस्टर यानी 19 आदमी, 19 नौजवान किसी एहतजाज के दरमियान में मारे जाते हैं, जिनमें से एक आध बच्चा 12 साल का भी होता है। इसी के साथ ये प्रोटेस्ट बाकी शहरों में भी बड़े होते जाते हैं, यानी बाकी शहरों में भी फैलते जाते हैं। हर शहर में लोग निकल कर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर और सोशल मीडिया वाले ये क्लेम्स कर रहे हैं कि इसके पीछे, प्रोटेस्ट के पीछे जो रीजन है वो है सोशल मीडिया पर बैन लगना। लोग यही कह रहे हैं, सारे न्यूज़पेपर यही कह रहे हैं कि इसके पीछे सोशल मीडिया बैन, लेकिन वाकई में इसके पीछे सोशल मीडिया बैन की वजह नहीं, इसके पीछे है करप्शन। मीडिया वाले इशू को उठाएं तो 2 नवंबर 2023 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कराने और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इनेबल इस्टेब्लिश करने का कहा गया था नेपाल की गवर्नमेंट को। साथ नेपाल की गवर्नमेंट ने फिर कहा कि हम ये इसलिए रोक रहे हैं कि इसकी वजह से क्राइम बढ़ते हैं और भी बहुत सी बुराइयां आती हैं, तो इसलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं। इसी चीज के पीछे गवर्नमेंट ने, नेपाल की गवर्नमेंट ने 5 नोटिस भी भिजवाए थे, यानी इशू किए थे। प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के, यानी जितने बड़े प्लेटफॉर्म है टिकटॉक की तरह, इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म, उनको छोड़ के बाकी किसी भी किस्म के प्लेटफॉर्म ने रिस्ट्रिक्शन नहीं करवाई। 28 अगस्त 2025 की ये बात है। गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबको रजिस्टर करवाओ, वरना सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सबको बैन कर दिया जाएगा। बात फिर प्रोटेस्ट से पहले पता है क्या होता है? प्रोटेस्ट से पहले 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाता है। 26 प्लेटफॉर्म को बैन करने के बाद जब ये प्रोटेस्ट होता है तो लोग कहते हैं, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो ओपन है वो कहते हैं, या फिर दुनिया के न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि इस जो है प्रोटेस्ट के पीछे जो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया वो है। प्लेटफॉर्म्स के अंदर बड़े नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के साथ यूट्यूब, स्नैपचैट और एक्स को यानी ट्विटर को भी बैन कर दिया। ये सारे बड़े नाम उस लिस्ट में शामिल थे जो लिस्ट बैन की थी, यानी जिस लिस्ट के ऊपर जितने प्लेटफॉर्म 26 के 26 बैन किए गए थे नेपाल के अंदर, वो सब इस लिस्ट के अंदर शामिल थे। यानी इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दो। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन क्यों किया गया? इन सारी लिस्ट के अंदर जितने नाम थे प्लेटफॉर्म्स के, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिनको लोग 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, उनको बैन क्यों किया गया?
उसके लिए ये वीडियो आप एक स्टूडेंट की देखो नेपाल के अंदर। Extremely, it is against our freedom of speech, बहुत से and they लोग want to जो थे control us नेपाल के just like a उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर करप्शन के केस भी लगे, यानी ये करप्शन बहुत करते हैं। इनके बच्चे वीआईपी खाने खाते हैं, वीआईपी जगह रहते हैं, बड़े बड़े महंगे पैलेसेस के अंदर रहते हैं, लेकिन यहाँ नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा लोग अपने काम काज नहीं कर सकते क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं दे रही नेपाल की गवर्नमेंट। किसी चीज को लेकर जिला वतन हुए, अपने मुल्क को छोड़ और दूसरे मुल्कों में जाकर काम करने लगे। और उसी के साथ साथ इतना ही नहीं, रशियन की फोर्स के अंदर यानी रशियन की मिलिट्री के अंदर ज्यादा लोग जो है वो जाके काम करने लगे। यानी नेपाल के अंदर 15,000 एम्प्लॉयज गए रशियन मिलिट्री के साथ और वहां पर जाके काम करने लगे एक आर्मी की तरह। ये जब नेपाल से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पर जब ये आर्मी का काम करते हैं तो आर्मी वाले इनको एक हफ्ता ट्रेनिंग अपने पास देते हैं और फिर कहते हैं बॉर्डर पर जाओ और लड़ो, एक हफ्ते की ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफी है। अगर इसी हालत को देखकर नेपाल की प्राइम मिनिस्टर या नेपाल की गवर्नमेंट थोड़ा एम्पैथी होते तो शायद ये हालत इतनी बिगड़ती ना। एकदम नेपाल की गवर्नमेंट के बेटे बच्चे बच्चियां एकदम अपना लाइफस्टाइल शो करने लगे और जब फिर लोगों ने उनका लाइफस्टाइल देखा तो लोगों में एक आग उभरी और उस आग ने इस प्रोटेस्ट को आग की तरह भड़का दिया। के बाद हैशटैग नेपोकिड्स वायरल होने लगा और ट्रेंड करने लगा। इसी चीज के पीछे टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब हो, नेपोकिड्स हैशटैग ट्रेंड करने लगा, यानी नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको दिखाने के लिए और उनके लाइफस्टाइल उनके बच्चों का है, गवर्नमेंट की बच्चों का, उनको दिखाने के लिए। एक आर्टिकल के अंदर भी लिखा था कि जब नेपाल के गवर्नमेंट के बच्चे वापस आते हैं तो वो गुची के बैग में जो भी अपना सामान है वो लेके फिरते हैं, तो फिर ये सब तो होना ही था। उसी के साथ साथ करप्शन पर भी लोग भड़क उठे। लोगों को कहना है कि इस जो गवर्नमेंट है इसने करप्शन भी बहुत की और उसी के बाद करप्शन के आर्टिकल्स भी छपने लगे। और इसके बाद आपकी क्या राय है इस करप्शन के ऊपर? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज।